तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट के सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन का मतलब बच्चों, अभी तक जो भी क्वेश्चन आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट में मिले हैं उनमें फलन जो है वो बना बनाया रहता था। जैसे कोई फलन दिया रहता था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15, है ना। तो जब फलन हमको दिया रहता था बच्चों तो हमारा काम आधा हो गया था, है ना। बस उसका प्रथम अवकलज ज्ञात करते थे और x के सभी संभव मान ज्ञात करते थे। x को मानों को रख के उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात कर लेते थे, या फिर द्वितीय अवकलज ज्ञात करते थे और द्वितीय अवकलज का चिन्ह ज्ञात करते थे। दो मेथड थी उनको सॉल्व करने के लिए। अब बच्चों हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे उनमें फलन हमें बने बनाए नहीं मिलेंगे, फलन हमको बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन में दिए गए शर्त के अनुसार पे हमको फलन बनाने पड़ेंगे और फलन बनाने के बाद पूरा सेम प्रोसेस रहेगा बच्चों जो पिछली प्रश्नावली में हमने सॉल्व करी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है। जिस किसी की बात करेगा, चाहे वो आयत की बात करे, चाहे त्रिभुज की बात करे, चाहे वो गोले की बात करे, है ना बच्चों, जिस किसी की बात करेगा उसमें दो चीज़ें होंगी। जैसे आयत में क्षेत्रफल होता है और परिमाप होता है, तो क्षेत्रफल दे दिया गया है, परिमाप के बारे में जानकारी चाही गई है। तो हमें क्या करना है, क्षेत्रफल के फार्मूले और परिमाप के फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए एक फलन बनाना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के जैसा, ताकि हम उस फलन का x के सापेक्ष अवकलन कर पाएं, फिर अवकलन को 0 के बराबर मान पाएं, तब जाके x के मान मिलेंगे, तब जाके हमारा काम हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई एवं परिमाप ज्ञात करना है। लंबाई भी ज्ञात करना है, चौड़ाई भी ज्ञात करना है, परिमाप भी ज्ञात करना है। अब कंडीशन दी है बच्चों, जब परिमाप न्यूनतम हो। बच्चों परिमाप न्यूनतम हो। परिमाप न्यूनतम कब होगा बच्चों, जब परिमाप का द्वितीय अवकलज पॉजिटिव होगा, है ना बच्चे। जब परिमाप का द्वितीय अवकलज पॉजिटिव होगा तो परिमाप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूनतम हो जाएगा। तो इन सवालों को हल करने के लिए सबसे पहला काम हल करके हमें मानना पड़ेगा, है ना बच्चों। क्या लिखेंगे, बोलेंगे माना आयत की लंबाई x सेंटीमीटर, है ना। ये जो इनका दिया हुआ है बच्चों, देख लें, सेंटीमीटर दिया है कि मीटर, सेंटीमीटर दिया हुआ है। सेंटीमीटर मीटर जो कुछ भी दिया हो वैसे भी हमें उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है बच्चों, तो आयत की लंबाई x सेंटीमीटर, चौड़ाई y सेंटीमीटर एवं आयत का परिमाप को बच्चों हम कर लेते हैं कैपिटल P, एवं आयत का परिमाप P है। ठीक है बच्चों, अब बोलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है बच्चों, प्रश्न कहता है कि आयत का जो क्षेत्रफल दिया है, आयत का जो क्षेत्रफल है बच्चों वो 96 वर्ग सेंटीमीटर है ना बच्चों। आयत का जो क्षेत्रफल है वो 96 वर्ग सेंटीमीटर है। अब बच्चों सबको पता है कि आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बच्चों x इंटू वाई इज इक्वल टू 96, है ना बच्चों। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, हम बोल सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई बोल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट x इंटू वाई कह सकते थे। तो बच्चों लंबाई क्या है, x है, चौड़ाई क्या है, y है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू आ गया बच्चों 96। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आपको एक बात बताऊं बच्चों, हमेशा हमें y के मान की आवश्यकता होगी। आगे x के मान की आवश्यकता होगी तब भी निकाल लेंगे, y के मान की आवश्यकता होगी तब भी निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो या तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो, या फिर आप y इज इक्वल टू 96 अपॉन x को भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हो। जैसे इस्तेमाल करना होगा हम इस्तेमाल कर लेंगे बच्चे लोग। ठीक है, तो अब हम यहाँ कहेंगे y इज इक्वल टू 96 अपॉन एक्स, चाहे यहाँ पे निकाल के रखें चाहे आगे निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बोलेंगे बच्चों सिंस आयत का परिमाप जो दिया है उससे हमने फार्मूले से एक इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब जो चाहिए उसका फार्मूला लिखेंगे। हम बोलेंगे सिंस आयत का परिमाप क्या होता है बच्चों, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो बच्चों 2 इंटू लंबाई क्या है, x है, चौड़ाई क्या है बच्चों, y है। तो परिमाप हमने क्या माना है, p माना हुआ है। तो अब चूंकि हमें
परिमाप ही न्यूनतम परिमाप पे ज्ञात करना है बच्चों, तो हमें P का ही अपकलन करना है। अगर न्यूनतम क्षेत्रफल अधिकतम क्षेत्रफल बोले तो क्षेत्रफल का द्वितीय अपकलज करना पड़ेगा। समझो बात को, परिमाप न्यूनतम पे है तो परिमाप का प्रथम अपकलज करेंगे, परिमाप का द्वितीय अपकलज करेंगे, है ना। अब देखो मैंने बोला इन दोनों समीकरणों का इस्तेमाल करके आपको x में एक फलन बनाना है। तो अगर आप परिमाप का द्वितीय अपकलज करोगे बच्चों तो अपकलन x के सापेक्ष होगा। x के सापेक्ष में इधर साइड पूरा क्या होना चाहिए बच्चों, x ही x होना चाहिए। तो ये जो y है इस y को इस समीकरण की सहायता से रिप्लेस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे p इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू x प्लस, अब y के स्थान पे y का मान हम बोलेंगे सिंस x इंटू वाई इज इक्वल टू 96 है तो y इज इक्वल टू 96 अपॉन x हो जाएगा। तो बच्चों p इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, वाई के स्थान पे क्या रखेंगे 96 अपॉन x रखेंगे बच्चों। अब हम 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं या इसी को इनने ही इक्वेशन माना होगा तो इसे हम भी एक इक्वेशन मान के यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमको क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गया परिमाप के लिए। अब लिखा हुआ है कि जब परिमाप न्यूनतम हो तो पहले तो चेक कर लें कि परिमाप न्यूनतम है कि नहीं है। ठीक है बच्चे लोग, तो हम क्या बोलेंगे, न्यूनतम या उच्चतम ज्ञात करने के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए हमें अवकलन करना पड़ता है दिए गए फलन का। तो इसका अवकलन करना पड़ेगा हमें। देखो पिछले क्वेश्चनों में फलन ज्ञात करना पड़ता था न्यूनतम या अधिकतम, तो हम फलन का अवकलन करते थे। y दिया रहता था तो हम y का अवकलन करते थे। यहाँ परिमाप दिया है न्यूनतम तो हम परिमाप वाले समीकरण का अवकलन करेंगे। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बच्चों अवकलन करना मतलब d अपॉन डी एक्स लगाना, तो ये बन जाएगा dp अपॉन डी एक्स। बच्चों 2 अचर है तो बाहर जाएगा तो d अपॉन डी एक्स, यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा बच्चों 96 अपॉन x हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों 2 बाहर है, अब d अपॉन डी एक्स को अंदर ले जाएंगे तो d अपॉन डी एक्स, यहाँ x का अलग अवकलन होगा और 96 बच्चों अचर है बाहर जाएगा तो d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन x का अलग अवकलन होगा। तो बच्चों हम सबको पता है अवकलन। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ बच्चे लोग क्योंकि मुझे बहुत सारे स्पेस की आवश्यकता होगी। ये सब इक्वेशंस आप नोट कर लेना, आप वैसे भी साथ में सॉल्व करते चला करो, है ना, ताकि दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमारा dp अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 हमसे बाहर है, 1 का अवकलन, x का अवकलन क्या होगा बच्चों 1 हो जाएगा और प्लस 96 बाहर है बच्चों। 1 अपॉन x का अवकलन आप लोग को पता है क्या होता है, -1 अपॉन x का स्क्वायर। मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई है इन चीज़ों की कि अगर पावर अपॉन में है तो जो पावर है वही ऊपर नेगेटिव लग जाता है और अपॉन में एक पावर बढ़ जाती है। जिसको समझ में ना आया हो तो इस तरीके सॉल्व कर लेना। 1 अपॉन एक्स को हम ऐसे सॉल्व करते हैं d अपॉन डी एक्स, एक्स का पावर -1। तो अब ये x का पावर n हो गया तो फार्मूला होता है n x n -1, तो -1 तो बच्चों -x -2। अब इस पावर को पॉजिटिव करना है तो अपॉन में लेके जाएंगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमने डायरेक्ट भी इसका अवकलन निकाल दिया है। बच्चों अवकलन बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा आपको, तब जाके आगे आप समाकलन भी अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे फार्मूले, सिंस वी नो दैट d अपॉन डी एक्स, एक्स पावर n इज इक्वल टू एन एक्स का पावर n-1। वैसे तो दोनों के लिए एक ही फार्मूले लग रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, dp अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 का अंदर गुणा करेंगे बच्चों, गुणा कर देंगे तो अंदर जाएगा तो 2 हो जाएगा और प्लस 96 का 2 से हम प्लस माइनस, पहले तो माइनस होगा, माइनस 6 दूनी 12 की 2, हासिल आई 1, 18 1 19, 192 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारा dp अपॉन डी एक्स ये आ गया बच्चों प्रथम अवकलज। क्या आ गया बच्चे लोग, ये हमारा प्रथम अवकलज आ गया। अब हमें साथ ही साथ निकाल लेना चाहिए द्वितीय अवकलज भी, या x के मान हमको निकाल लेने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो हम बोलेंगे कि सिंस हमको पता है क्या कहते हैं, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट
एवं निम्निष्ट के लिए, तो बच्चों उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए हम क्या करते हैं, के लिए हम प्रथम अवकलज को शून्य कर देते हैं। तो मतलब dp अपॉन dx को हम क्या करेंगे बच्चों, 0 कर देंगे। तो 2 माइनस 192 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 0। 2 माइनस 192 अपॉन एक्स स्क्वायर, कहाँ गया बच्चे क्वेश्चन, ये है। तो 2 माइनस इतना इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 0। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, एलसीएम आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर, तो ये 2 माइनस 192 सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 192 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना सबको आना चाहिए बच्चे लोग। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या बन जाएगा, हम बोलेंगे ये बन जाएगा बच्चों हमारा 2x स्क्वायर माइनस 192 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 192, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 192 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 2 से कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है, 2 नाम 18 झक्का 12, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 96 आएगा बच्चों। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 96 आ जाएगा। अब अंडर रूट 96 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देख लेते हैं। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 से 12 बार जाएगा बच्चों। अब 2 से 6 बार जाएगा बच्चों, और फिर 2 से 3 बार जाएगा। तो 1 2 बाहर आ गया, मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3 दूनी 6, है ना। 4 चौको 16 छक्का 96। तो x की वैल्यू हमको मिल गई बच्चों 4 अंडर रूट 6 प्लस और माइनस की। लेकिन बच्चों x क्या है, आयत की लंबाई है, तो लंबाई हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो x इक्वल टू हम 4 अंडर रूट क्या लेंगे बच्चों, 6 लेंगे। ब्रैकेट में लिख सकते हो सिंस लंबाई, है ना बच्चों, सिंस लंबाई सदैव धनात्मक होती है। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल गई बच्चों। अब हमें करना क्या है, इस x की वैल्यू कहाँ यूज करनी है, इस x की वैल्यू यूज करनी है बच्चों हमें द्वितीय अवकलज में। अगर द्वितीय अवकलज x के इस मान पर नेगेटिव आ जाए बच्चों तो परिमाप उच्चिष्ट होगा, और अगर पॉजिटिव आ जाता है तो परिमाप निम्निष्ट होगा। और चूंकि क्वेश्चन में परिमाप के निम्नतम मान के लिए दिया गया था, इसलिए बच्चों हमें क्या करना है, ये जो हमारा द्वितीय अवकलज है, इसको कोई इक्वेशन नंबर मान लेना आप। जो आपका p था उसको हमने एक्स वाई इज इक्वल टू 96 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना हुआ था, और dp अपॉन dx को हम इक्वेशन नंबर चलो बच्चों सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, सेकंड मान लेते हैं, या फिर परिमाप को हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं जो हमने बनाया था p इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब इसको इक्वेशन नंबर बच्चों हम थर्ड मान लेते हैं। अब हमें चूंकि द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है तो प्रथम अवकलज का फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे बच्चों समीकरण 3 से लिखेंगे। यहाँ पे समीकरण 3 लिखेंगे। अब यहाँ बोलेंगे हम कि पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बच्चों अवकलन करना मतलब d अपॉन dx लगाना। तो हमने इधर साइड dp अपॉन dx में d अपॉन dx लगा दिया, इधर भी d अपॉन dx लगा दिया, तो 2 माइनस 192 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया बच्चे लोग। तो अब यहाँ पे dp अपॉन dx का द्वितीय अवकलज होगा d2p अपॉन dx स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पे अवकलन होगा तो d अपॉन dx 2 का अलग अवकलन होगा। यहाँ पे 192 अचर है बाहर जाएगा, तो d अपॉन dx 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अलग से अवकलन होगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें मिल जाएगा d2p अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू d2p अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का अवकलन 0 माइनस 192। अब बच्चों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अवकलन डायरेक्ट सबको पता होगा, -2 अपॉन
एक्स क्यूब -2 अपॉन एक्स क्यूब, सबको ही कर लेना इसको, डी अपॉन डी एक्स, कॉन्स्टेंट का अपकलन 0 और डी अपॉन डी एक्स, इसमें लगा है एक्स पावर n तो होता है एन एक्स का पावर n-1। तो बच्चों यहाँ पे d2p अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, इसको चुपचाप लिख देते हैं 2 इंटू 192 अपॉन एक्स क्यूब। मैंने ऐसा क्यों किया बच्चों, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करके d2p अपॉन द्वितीय अपकलज की वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमको कितना बड़ा माना है कितना छोटा माना है, द्वितीय अपकलज के हमें चिन्ह से मतलब है ना बच्चों, केवल चिन्ह से मतलब है। तो अब हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 4√6 पर, x इक्वल टू 4√6 पर द्वितीय अपकलज का चिन्ह क्या होगा, तो d2p अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 4√6। तो बच्चों यहाँ जहाँ जहाँ हमारे पास x है, सॉरी ये x क्यूब है, तो वहाँ हमको ये वैल्यू रखनी है, तो 4√6 का होल क्यूब। बच्चों आप सबको पता है अब कहीं से भी निगेटिव आने के चांस नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको चाहे पूरा सॉल्व करो चाहे यहीं पे लिख दो धनात्मक है ना बच्चों, धनात्मक है। तो हम बोलेंगे कि सिंस d2p अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब परिमाप का द्वितीय अपकलज, परिमाप का द्वितीय अपकलज बच्चों लेस देन 0 है, सॉरी ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, अतः x इज इक्वल टू 4√6 पर। बच्चों पहले फलन की बात करते थे, फलन न्यूनतम होगा, उच्चिष्ट होगा, निम्निष्ठ होगा। यहाँ चूंकि परिमाप का अवकलन हुआ है, परिमाप की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे x इक्वल टू मतलब इतनी लंबाई पर परिमाप क्या होगा बच्चों, परिमाप न्यूनतम होगा या फिर निम्निष्ठ होगा, न्यूनतम होगा। तो इस लंबाई पर परिमाप क्या होगा बच्चों, न्यूनतम होगा। और क्वेश्चन ने यही बोला था कि आयत का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, आयत की लंबाई ज्ञात करो, आयत की चौड़ाई ज्ञात करो, कब, जब परिमाप न्यूनतम हो। तो बच्चों इस लंबाई पे परिमाप न्यूनतम ही है, मतलब ये लंबाई आयत की हमने सही निकाली है। अब आयत की लंबाई निकल गई है, आयत की आप चौड़ाई निकाल लो। चौड़ाई निकालने के लिए आपको फिर जाना पड़ेगा समीकरण नंबर 1 में। तो हम बोलेंगे समीकरण 1 से, तो बच्चों समीकरण 1 क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 96 है। तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, हमें y निकालना है, x की वैल्यू कितनी है, x बराबर है 4√6, इसको मैंने 4√6 कर दिया, इंटू वाई इज इक्वल टू 96। हम बोलेंगे सिंस x बराबर 4√6 हम निकाल चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 96 अपॉन 4√6 है। तो यहाँ बच्चों आगे बढ़ेंगे तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16 है ना बच्चे, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 26 अपॉन अंडर रूट √6 या तो होगा, या फिर बच्चों हर का परिमेयीकरण किया गया होगा। तो मैं यहाँ पे चौड़ाई y की वैल्यू देख लेता हूँ, y हमको 4√6 मिल रहा है बच्चों, इसका परिमेयीकरण कर लिया गया है। तो y इज इक्वल टू 24 अपॉन √6 इंटू √6 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 24 अंडर √6 अपॉन √6 इंटू √6 होगा बच्चों, तो 6 चौको 24 आ जाएगा। तो यहाँ बच्चों y इज इक्वल टू 4√6, मतलब हमको चौड़ाई भी बच्चों क्या मिल गई, 4√6 ही मिल गई। लंबाई भी 4√6 मिली बच्चों और चौड़ाई भी 4√6 मिल गई। तो हम बोलेंगे कि सिंस आयत का परिमाप, क्योंकि हमको आयत का परिमाप पता है बच्चे लोग, है ना, आयत का परिमाप पता है, तो हम बोलेंगे सिंस आयत का परिमाप, आयत का परिमाप है ना बच्चों, आयत का परिमाप बराबर क्या है बच्चों, आयत का परिमाप क्या है, आयत का परिमाप है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। तो बच्चों आ जाएगा 2 इंटू लंबाई हमारे पास कितनी है बच्चे लोग, लंबाई हमारे पास है 4√6 प्लस 4√6, चौड़ाई भी है हमारे पास 4√6। तो अब ये बच्चों कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2, 4√6, 4 और तो बन जाएगा बच्चों 8√6, तो ये बन जाएगा 8 दूनी 16√6 सेंटीमीटर है ना बच्चों। तो हमें क्या मिल गया, अब लिख सकते हैं अतः आयत की लंबाई, अतः आयत की लंबाई बराबर 4√6 है ना, आयत की लंबाई बराबर 4√6, फोन पता नहीं किसका लगातार आ रहा है। चौड़ाई, जो हमारी चौड़ाई है बच्चों, चौड़ाई भी है 4√6, और जो परिमाप है हमारा, जो हमारा परिमाप है बच्चों,
परिमाप है 16√6 सेंटीमीटर। सब के सब कायम बच्चों सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है बच्चों, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, आप बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को लगा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अभी अपन देखते हैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे, आपसे इस टाइप के सवाल तो एटलीस्ट बन जाएं। तो सेम है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है यदि x + y = 10 हो तो x y का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। है ना बच्चे लोग, बहुत ही अच्छे लॉजिक से आपको सवाल सॉल्व करने हैं बच्चों, आंसर आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाएंगे। कहता है यदि x + y = एग्जाम्पल नंबर है बच्चों 2, है ना, कहता है यदि x + y = बच्चों 10 हो तो x y का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। महत्तम मतलब होता है बच्चों अधिकतम, है ना बच्चों, महत्तम मान ज्ञात कीजिए। तो x y का महत्तम मान हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों x y का महत्तम मान जो है वो हमको तब मिलेगा, है ना, x y का महत्तम मान हमें तब मिलेगा जब x के और y के अधिकतम मान मिल जाए, है ना बच्चे लोग। जब x हमें उच्चिष्ट पॉइंट मिल जाए और y हमको उच्चिष्ट मिल जाए, ठीक है, तब जाके हमको x और y का महत्तम मान मिलेगा। तो जब हम एक फलन बनाएंगे और फलन को उच्चिष्ट के लिए बिंदु ज्ञात करेंगे, फलन को उच्चिष्ट के लिए बच्चों बिंदु ज्ञात करेंगे, तो उस बिंदु, वो जो बिंदु आएंगे x और y के मान आएंगे, वो जब यहाँ रखेंगे तो फलन का उच्चिष्ट मान मिल जाएगा। अगर हमने जो फलन बनाया है और फलन को निम्निष्ट के लिए ज्ञात करते हैं, ठीक है बच्चों, निम्निष्ट के लिए ज्ञात करते हैं, तो निम्निष्ट से जो बिंदु निकलेंगे उनका मान रखने पर x y का हमको निम्निष्ट मान मिल जाएगा। तो कुल मिला के हम सेम क्वेश्चन को उच्चिष्ट के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं, अधिकतम के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं और न्यूनतम के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चे लोग, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि आपको जो दिया है ना, आपको जो भी दिया है वो वहाँ से आप स्टार्ट करिए। आपको क्वेश्चन में जो चाहा गया है उसका फार्मूला बना के दोनों का इस्तेमाल करते हुए x के रूप में एक फलन बनाइए। x के रूप में फलन इसलिए बनाना है बच्चों ताकि आप x के सापेक्ष अवकलन कर सको। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं अब देखता हूँ, तो हल करके हम बोलेंगे कि माना x y का महत्तम मान, x y का महत्तम मान p है, जो भी आपको मानना हो, p मानना हो, m मानना हो, है ना। अतः x y का महत्तम मान p है, अतः p इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, x y होगा। हमको एक समीकरण तो मिल गया, p इज इक्वल टू x y। ठीक है, अब हम बोलेंगे सिंस दिया है, ठीक है बच्चों, दिया है, क्या दिया है हमको, दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मैंने बोला आपको y के रूप में एक फलन, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x के रूप में एक फलन बनाना है। तो आप बच्चों यहाँ पे y को रोक लोगे, ये उधर जाएगा तो 10 माइनस x। अब ये एक फलन बन चुका है, अब हम इसका अवकलन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमें हमेशा हमारा मेन फोकस जो है फलन बनाने पर ही होना चाहिए बच्चे लोग, ताकि हम उसका अवकलन कर पाएं। अब देखो यहाँ से हमें क्या मिली, y की वैल्यू मिल गई। अब हमें एक्स वाई का महत्तम मान ज्ञात करना है। हमने एक्स वाई के महत्तम मान को p माना है, तो p अधिकतम ज्ञात करना है, मतलब p का 2 बार अपकलन करना पड़ेगा ना। समझ गए बात को, p का 1 बार अपकलन करेंगे तो एक्स वाई के x के मान मिलेंगे। ठीक है, p का दोबारा अपकलन करेंगे बच्चों, p का दोबारा अपकलन करेंगे तो उससे चिन्ह मिलेगा p का, और जब p का चिन्ह नेगेटिव आएगा तब तो p अधिकतम होगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से नहीं करना था तो हम ऐसा भी कर सकते थे बच्चे लोग, शुरुआत दिया है से कर लेते हैं। दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो हमें यहाँ से y का मान x के रूप में निकाल लेना है, ताकि जो ज्ञात करने वाला समीकरण है उस पे हम y को x के रूप में बदल पाएं, ताकि ज्ञात करने वाले समीकरण का हम अवकलन कर पाएं। ये मेन चीज है बच्चों। ठीक है, तो अगर आपको इस क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे करनी है तो आप सिंपल बोल देते कि सिंस दिया है, क्या है बच्चों, दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो, या फिर मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आपको y की ही आवश्यकता पड़ेगी, तो आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हो, है ना। ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। आप इससे x की आवश्यकता तो x का मान निकाल लो, y की आवश्यकता तो y का मान निकाल लो। अब हम बोलेंगे
कि माना, अब इसको तो मानना पड़ेगा ना, एक्स वाई को कुछ तो लेना पड़ेगा, है ना। तो बोलेंगे माना एक्स वाई का महत्तम मान, है ना बच्चों, महत्तम मान जो है वो P है, P मान लो, M मान लो, कुछ ही मान लो। तो अतः इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि P इज इक्वल टू एक्स वाई। अब इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करना है, तो इसका अवकलन करना पड़ेगा x के सापेक्ष। इसका x के सापेक्ष अवकलन तब होगा जब इधर साइड पूरा काहे में होगा, x ही x में होगा। तो मतलब बच्चों हमें इस y को x में कन्वर्ट करना है। हम बोलेंगे सिंस हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स होगा। तो इस y के स्थान पे मैं 10 माइनस एक्स कर सकता हूं। तो बच्चों p इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 10x माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यहां तक अपन आ गए, ये हमको मिल गया P, है ना। P क्या है, एक्स वाई का महत्तम मान है। अब इसको उच्चिष्ट के लिए हमें सॉल्व करना चाहिए, और उच्चिष्ट के लिए सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है बच्चों, x के सापेक्ष 2 बार अवकलन करते हैं। तो लिखेंगे बच्चों दोनों पक्षों का x के सापेक्ष। देखो x के सापेक्ष अवकलन तब कर सकते हो जब पूरे क्वेश्चन को x के रूप में बनाओगे। तो जैसे ही आप क्वेश्चन को दिया है और प्रश्नानुसार का इस्तेमाल करके जैसे ही आप क्वेश्चन को x के रूप में बना लो, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो बच्चों p का अवकलन होगा dp अपॉन dx, और यहां अवकलन करना मतलब d अपॉन dx लगाना, तो 10x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चे लोग। तो यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, हमें मिल जाएगा dp अपॉन dx इज इक्वल टू 10x का अवकलन आएगा 10 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन आएगा बच्चों 2x। यहां बोलेंगे सिंस हमको पता है कि d अपॉन डी एक्स पावर n होता है nx का पावर n माइनस 1, और d अपॉन डी एक्स का अवकलन होता है बच्चों 1। तो अभी तो प्रथम अवकलज आ गया, प्रथम अवकलज से हमें बिंदु मिल जाता है ना बच्चों, प्रथम अवकलन से हमें बिंदु मिल जाता है, और द्वितीय अवकलन से हमें चिन्ह मिल जाता है, और चिन्ह से पता लगता है कि उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। ठीक है बच्चों, तो लगे हाथ चाहे तो अवकलन कर लो, चाहे बोल दिया करो कि उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट बिंदु के लिए, है ना, ऐसे निम्निष्ट बिंदु के लिए। वैसे बिंदु तो मिलते हैं हमें यहाँ से बिंदु ही तो मिलते हैं। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट बिंदु के लिए हमारा dp अपॉन dx जो है बच्चों 0 के बराबर मानेंगे। तो 10 माइनस 2x बराबर, देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये 2, इसको 3 करें क्योंकि इसका एक बार फिर से अवकलन करना है। तो इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 10, तो x इक्वल टू 10 अपॉन 2, तो 2 5 जा, तो x बराबर बच्चों आ गया 5। हमें x की वैल्यू मिल गई 5। अब इसी x की वैल्यू पे हम इसका द्वितीय अवकलज ज्ञात करके इसका चिन्ह ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और अगर हम चिन्ह ज्ञात कर लेंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। अगर पॉजिटिव आया तो उच्चिष्ट, नेगेटिव आया तो निम्निष्ट। तो हम बच्चों यहाँ बोलेंगे सिंस dp अपॉन dx इज इक्वल टू 10 माइनस 2x। बच्चों द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है तो प्रथम अवकलज का एक बार फिर से अवकलन करना पड़ेगा। हम लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो dp अपॉन dx का अवकलन करना मतलब बच्चों इसमें d अपॉन dx लगा देना, dp अपॉन dx। यहाँ भी अवकलन करना मतलब बच्चों d अपॉन dx लगा देना, तो 10 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे हम बोलेंगे d2p अपॉन dx स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया 0 और ये हो गया माइनस का 2। हम बोलेंगे सिंस हमको पता है d अपॉन dx कांस्टेंट 0 होता है, और d अपॉन dx x का अवकलन 1 होता है बच्चों। तो यहाँ पे तो हमें x की वैल्यू रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। यहाँ तो x है ही नहीं, ये निगेटिव, कॉन्स्टेंटली निगेटिव आ गया ये, है ना बच्चों। यहाँ x का मान कैसे रखोगे, x बराबर 5 पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इस इक्वेशन का, इस फलन का जो द्वितीय अवकलज है वैसे भी क्या है बच्चों, निगेटिव ही है। तो हम यहाँ बोलेंगे क्या है, ये ऋणात्मक है, और जब ऋणात्मक होता है तो उच्चिष्ट होता है। और बच्चों उच्चिष्ट ही ज्ञात करने के लिए इस क्वेश्चन में बोला गया है, महत्तम मान की बात कर रहा है। मतलब x के इन मान पे कोई भी मान हो x का, इसका जो परिमाप है वो उच्चतम ही आएगा। ठीक है बच्चों, परिमाप सॉरी x y की वैल्यू क्या है बच्चों, उच्चतम ही आएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सिंस d2p अपॉन dx स्क्वायर, मतलब परिमाप का द्वितीय अवकलज लेस देन 0 है, अतः सॉरी परिमाप क्या है,
ये p है, अतः p जो है, p क्या है, x y था ना, अतः p x बराबर 5 पर, अतः p x बराबर 5 पर लिखो या फिर सीधे लिख दो, अतः p क्या है बच्चों, इस बार उच्चिष्ट है ना बच्चों, अतः p x बराबर 5 पर भी और सब मानों पर भी, क्योंकि यहाँ पे x रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, तो p सदैव उच्चिष्ट है। ठीक है बच्चों, अब जब p उच्चिष्ट है तो x के मान के मुकाबले हम y का मान निकाल लेते हैं, तो हम बोलेंगे कि कौन सा समीकरण है बच्चों, समीकरण 1 से x की वैल्यू पता है तो y की वैल्यू पता कर लेते हैं। हम बोलेंगे सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू है बच्चों 10, तो x की वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 5, तो बच्चों y इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 5 आ गया। अब जो महत्तम मान है x y का महत्तम मान, अतः x y का महत्तम मान है ना बच्चों, महत्तम मान p इज इक्वल टू एक्स वाई है, तो p इज इक्वल टू बच्चों 5 इंटू 5, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 25। तो एक्स वाई का महत्तम मान क्या है बच्चों, 25 है। अब देखो इसको प्रैक्टिकली आप देख लो, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है बच्चों, प्रैक्टिकली देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इनने बोला था कि x प्लस वाई है ना बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, दो संख्याओं का जो योगफल है बच्चों वो 10 है। अब देखो पॉजिटिव पे चेक कर लो, नेगेटिव तो बहुत सारे नंबर आएंगे, पॉजिटिव पे चेक कर लो तो ये होगा 9 प्लस 1 बराबर 10 होगा, समझना बात को, इन दोनों संख्याओं का योगफल 10 होगा, लेकिन जब इनका गुणनफल करोगे बच्चों तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 ही आएगा। और फिर 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 होगा, लेकिन इनका गुणनफल बच्चों 8 गुणे 2 बराबर 16 ही आएगा। अब फिर 7 प्लस 3 इज इक्वल टू भी बच्चों 10 ही होगा, लेकिन इनका गुणनफल 7 त्रिक 21 आएगा। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद 6 और प्लस 4 भी 10 होगा, लेकिन इनका जो गुणनफल है 6 चौको 24 आएगा। फिर बच्चों 5 और प्लस 5 भी 10 होगा, लेकिन इनका गुणनफल क्या आएगा बच्चों, 25 आएगा। अब फिर से घटना चालू होगा, अब ये वाला होगा 4, अब ये होगा 6, ये भी 10 होगा, लेकिन ये तो 24 होगा, है ना बच्चे। फिर ये 3 प्लस 7 बराबर 10 होगा, लेकिन ये 21 होगा। मतलब यही दो संख्याएं हैं, अगर दो संख्याओं का योगफल 10 है तो 5 और 5 का ही गुणनफल अधिकतम होगा, बाकी सबका गुणनफल जो है अधिकतम नहीं होगा, 25 से कम ही होगा। तो ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके आप बहुत आसान तरीके से इनको सॉल्व कर रहे हो। आगे जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे उस वक्त ये बहुत मतलब ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, जिनके लिए ट्रिक बताई जाएगी। तो अगर आप अभी से अपना बेसिक कॉन्सेप्ट संभाल के चल रहे हो जीवन में आगे, तो आपको आगे किसी भी एग्जाम में साल या 2 साल से ऊपर क्रैक करने में नहीं लगेगा। बच्चों जितने भी आप देखते हो बड़े बड़े एग्जाम, चाहे यूपीएससी निकालने वाले हों, पीएससी निकालने वाले हों, आईआईटी क्रैक करने वाले हों, उन सबका बेसिक बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग बेसिक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जब वो तैयारी करने बैठते हैं बच्चों, तो उन्हें 4 प्रकार के डाउट घेरते नहीं हैं, तो वो एक दिशा में तैयारी कर पाते हैं, तब जाके वो प्रथम प्रयास या फिर द्वितीय प्रयास में सफल हो पाते हैं। तो आपका मेन जो फंडा है बच्चों, मेन जो काम है वह कॉन्सेप्ट को तैयार करना। तो अभी से कॉन्सेप्ट तैयार करके चलो और मान के चलो कि जीवन में हर जगह मैथमेटिक्स का इस्तेमाल तो होना ही है। अभी हम चांद पर पहुंचे हैं बच्चों, चांद पर पहुंचे हैं, मंगल पर पहुंचे हैं, पता नहीं कहां कहां पहुंचेंगे। भारत वैसे भी इस समय डोमिनेट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में स्पेस साइंस के लिए। तो ये सब जो हो रहा है बच्चों, मैथमेटिक्स के इन्हीं प्यारे से कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के थ्रू हो रहा है बच्चों, है ना। तो हम वहां तक सोच पा रहे हैं जहां हम देख भी नहीं पा रहे हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स ओनली, और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, तो मैथमेटिक्स की पावर को, खासकर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की पावर को समझो। नहीं समझोगे तो जीवन में पीछे रह जाओगे बच्चे लोग। अगर हमारे साइंटिस्ट, हमारी मानव जाति मैथमेटिक्स के पावर को नहीं समझती, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के पावर को नहीं समझती, तो आज हम ना चांद पर जा पाते बच्चों, ना मंगल पर जा पाते। और हमारे जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हम सूर्य को अध्ययन करने के लिए सूर्य के बहुत करीब तो नहीं, फिर भी उसके एक जो लिमिटेड एरिया है जहाँ पे सरवाइव किया जा सकता है, वहाँ पे हमने अपना उपग्रह स्थापित करने के लिए छोड़ दिया है। तो हम जहाँ कहीं भी सोच पा रहे हैं, मतलब जहाँ हम देख नहीं पा रहे हैं, वहाँ जाने की सोच पा रहे हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये सब है पावर ऑफ मैथमेटिक्स के कारण बच्चों। तो आप जो भी कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के पढ़ रहे हो, उनको ध्यान से दिमाग में बैठाते चलो, यही आपका जीवन बचाएगी,
यही आपका जीवन बनाएगी और यही वो पावर है जिसका इस्तेमाल करके आप पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 20 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि उनका गुणनफल महत्तम हो, यदि उनके वर्गों का योगफल न्यूनतम हो। तो बच्चों इसमें दो क्वेश्चन मैंने जोड़ दिया है। गुणनफल अधिकतम हो मतलब एक्स वाई ज्ञात करना है जो अपन ने अभी ज्ञात किया है ना बच्चों, और उनके वर्गों का योगफल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बारे में ज्ञात करना है बच्चे लोग। तो हम इस क्वेश्चन को 2 टाइप में करेंगे, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। तो यह है बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है ना बच्चे लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 20 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि उनके वर्गों का योगफल न्यूनतम हो। तो सबसे पहले हम बोलेंगे बच्चों कि माना है ना, माना क्या करेंगे बच्चों, माना एक संख्या x, माना संख्याएं कर सकते हैं, माना संख्याएं x एवं y है ना। तो पहला सॉल्व करते हैं। अतः इनका गुणनफल महत्तम हो के लिए, अतः माना इनका गुणनफल के लिए, तो माना इनका गुणनफल को क्या दर्शाएंगे बच्चों, p से, p मतलब प्रोडक्ट है ना, p है। तो p इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, x इंटू वाई। ये हमारा इक्वेशन नंबर बच्चों हो गया फर्स्ट। अभी कहता है दो संख्याओं का योगफल 20 है। तो बच्चों संख्याओं का योगफल 20 है तो हम बोल सकते हैं प्रश्नानुसार, क्या बोल सकते हैं बच्चों, प्रश्नानुसार संख्याओं का योगफल 20 है, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। बच्चों मैंने क्या बोला है, आपको बोला है जो ज्ञात करना है, जैसे गुणनफल महत्तम ज्ञात करना है तो गुणनफल का समीकरण बनाना है आपको x ही रूप में, ताकि आप x के सापेक्ष अवकलन कर पाओ। तो यहाँ पे जो y है उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं समीकरण नंबर 2 कर देता हूँ। हम बोलेंगे कि समीकरण नंबर 1 से, बच्चों समीकरण 1 क्या है, p इज इक्वल टू x इंटू वाई है। अब यहाँ हम बोलेंगे सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है, तो यहाँ से y के स्थान पे हम 20 माइनस एक्स रख पाएंगे। तो p इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई के स्थान पे 20 माइनस एक्स रख पाएंगे। तो बच्चों p इज इक्वल टू 20x माइनस एक्स स्क्वायर, सेम पिछला क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो आपको जो दिया है और जो चाहिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, उन दोनों समीकरणों का प्रयोग करके x के रूप में एक फलन बनाना है। और जैसे ही x के रूप में एक फलन बन जाए बच्चों, आपको अवकलन करना चालू कर देना है। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो p का अवकलन dp अपॉन dx होगा। इधर अवकलन करना मतलब बच्चों d अपॉन dx लगाना, तो हो गया 20x माइनस का x स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया dp अपॉन dx इज इक्वल टू 20x का अवकलन केवल 20 होगा, x स्क्वायर का 2x होगा। यहाँ बच्चों लगा देना फार्मूला कि d अपॉन dx x का अवकलन 1 है और d अपॉन dx x पावर n का अवकलन nx पावर n माइनस 1 है बच्चे लोग। ठीक है, इतना अवकलन तो आप सबको आता होगा, नहीं आता तो अवकलन एक बार फिर से रिवाइज कर लो, क्योंकि बहुत जल्दी हम बच्चों समाकलन में पहुंचने वाले हैं। और अगर समाकलन में बच्चे लोग आपको अवकलन नहीं आया तो संसार में इससे बड़ी मूर्खता और कुछ भी नहीं बच्चों, है ना। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप अपना समय अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाने में दो बच्चों। जिस दिन माँ बाप का जो साया है वो आपके सर से हट गया, जिस दिन माँ बाप ने बोला कि अब तो हम पढ़ा चुके, अब तुम्हारे कमाने की बारी आई बच्चों, जिस दिन ये माँ बाप ने बोल दिया, ये मान लेना कि उस दिन से ज़्यादा चिंतित समय संसार में कोई दिन नहीं होगा। तो माँ बाप के वो बोलने से पहले माँ बाप जो उम्मीद कर रहे हैं उस पर खरे उतर जाओ बच्चों। और समय जो डिसाइड किया होगा माँ बाप ने कि इस उम्र के बाद हमारा बच्चा अपने पैरों में खड़ा हो जाएगा, उस समय के जस्ट पहले खड़े हो जाओ और कहो पापा से कि बस पापा आपने बहुत संभाला, ये घर बार, ये दुनियादारी, अब मैं आपके साथ खड़ा हूं, अब आप आराम करिए, आगे की बागडोर मैं लेके जाऊंगा, है ना। बड़ा दुखी समय, बड़ा मतलब धिक्कार वाला समय उस पिता के लिए होता है जिसका जवान बच्चा किसी लायक नहीं हो पाता।
उसे लगता है कि मेरे जीवन भर की पूंजी जो मैंने इस बच्चे पे लगा दी वो मेरी पूरी मेहनत खराब चली गई। ये सेम वैसा है बच्चों, जैसे आप अपनी पूरी पूंजी लगा के एक सैटेलाइट बना रहे हो, वो आपके पूरे जीवन का सार, पूरे जीवन की मेहनत, पूरे जीवन का एक एक सेकंड आपने उस सैटेलाइट को बनाने में लगा दिया। अंततः यदि वो सैटेलाइट असफल हो जाए तो फिर उस साइंटिस्ट पे क्या बीतेगी। तो वो सेम उस बाप के साथ है, उस पिता के साथ है जिसका बच्चा अपने जीवन में असफल हो गया हो। वो फिर भी प्यार करेगा उससे, लेकिन हमेशा वो चिंता उस पिता को धीरे धीरे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से शोषण करती रहेगी और परेशान करते हुए उसको क्षीण बना देगी। ठीक है बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं। तो हमें करना क्या है, ये हमको मिल गया dp/dx, ये हमारा प्रथम अपकलज है, इसको हम समीकरण नंबर मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3। अब हम बोलते हैं सिंस उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए, है ना बच्चों, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए। तो बच्चों उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए क्या करते हैं, प्रथम अवकलज को 0 के बराबर मान लेते हैं। प्रथम अवकलज को 0 के बराबर मान लेते हैं बच्चों। तो प्रथम अवकलज को 0 के बराबर मान लोगे जब dp/dx = 0, तो dp/dx है क्या 20 - 2x = 0, तो -2x = माइनस का 20, तो 2 से कैंसिल 10 टाइम्स और माइनस से माइनस कैंसिल, तो x = बच्चों क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू हमको मिल गई है। अब हमें करना क्या है बच्चे लोग, अब हमें द्वितीय अवकलज पे चेक कर लेना है कि द्वितीय अवकलज का चिन्ह पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर द्वितीय अवकलज पॉजिटिव आता है तो निम्निष्ट होगा, न्यूनतम होगा। अगर नेगेटिव आता है तो उच्चिष्ट होगा, अधिकतम मतलब महत्तम बोलते हैं अधिकतम को। तो हम बोलेंगे बच्चों कि सिंस dy/dx, हमें द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, प्रथम अवकलज के पास जाना पड़ेगा। अब हम बोलेंगे बच्चों दोनों पक्षों का, है ना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोबारा अवकलन कर रहे हो तो पुनः लगा दो। अवकलन करना मतलब बच्चों d/dx लगाना, तो dy/dx में आपने d/dx लगा दिया। अवकलन करना मतलब d/dx लगाना। बच्चों 20 - 2x हो गया, ये हो जाएगा बच्चों d2y/dx² = 20 का अवकलन 0 और 2x का अवकलन 2। तो बच्चों देख लो फिर से द्वितीय अवकलज हमारा क्या आ गया, द्वितीय अवकलज हमारा नेगेटिव आ गया। इसको हम बोल देंगे क्या है, ये ऋणात्मक है। अब जब ऋणात्मक है तो क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। तो हम बोलेंगे सिंस हमारा जो द्वितीय अवकलज d2y, सॉरी ये d2y कहां से आ गया बच्चों, dp है, अगेन सॉरी बच्चों, है ना, dp है, ये dp है ना, dp, p मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो प्रोडक्ट का द्वितीय अवकलज निगेटिव है, तो प्रोडक्ट का द्वितीय अवकलज बच्चों, गुणनफल का द्वितीय अवकलज 0 से छोटा है। अतः जो हमारा गुणनफल है बच्चों, गुणनफल p क्या होगा बच्चों, सदैव उच्चिष्ट होगा। क्या होगा बच्चों, उच्चिष्ट होगा। क्या होगा बच्चों, उच्चिष्ट होगा। अब क्लियर हो गया, उच्चिष्ट होगा तो अब महत्तम मान ही निकलेगा। तो x के इस मान के संयोग से y का मान निकाल लेते हैं, तो हमें मिलेगा वो समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण 2 हमारा है बच्चों x + y = 20, तो x 10 मिल गया, तो 10 + y = 20, तो y = बच्चों 20 - 10, तो y = 10। तो दोनों वैल्यू हमको सेम मिल गई, x = 10 एंड y = 10 मिल गया बच्चों। तो अभी हम क्या बोलेंगे, अतः अधिकतम गुणनफल के लिए, अतः अधिकतम महत्तम गुणनफल के लिए, अतः महत्तम, या फिर बोलेंगे सिंस गुणनफल, है ना बच्चों, गुणनफल p = कितना है, xy है, तो p = 10 × 10 है, तो p = बच्चों क्या हो गया, 100 हो गया। अतः अधिकतम गुणनफल 100 होगा। ठीक है बच्चों, अतः दो संख्याओं का अधिकतम गुणनफल क्या होगा, 100 होगा। लास्ट में जो लैंग्वेज लिखी होगी हम वो लैंग्वेज लिख लेंगे। कहाँ गया बच्चों, हो गया, वही है x और y = इतना आ गया। इनने अधिकतम मान पूछा है क्या, संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि उनका गुणनफल महत्तम हो। तो हमें वैसे भी संख्याएं ज्ञात करना है, गुणनफल इस बार ज्ञात ही नहीं करना है। हमने संख्याएं महत्तम के लिए ज्ञात कर ली, x = 10 और y = 10। अब कोई कहे कि बच्चों डबल अवकलज ज्ञात करना जरूरी है क्या,
क्योंकि अगर डबल अवकलज ज्ञात नहीं करते तब भी x का मान 10 तो y का मान 10 तो आ ही जाता। तो जरूरी है बच्चों आपको इस बात की संतुष्टि देनी है अपने आप को भी, चेक करने वाले को भी, कि हाँ द्वितीय अवकलज नेगेटिव आ गया, इसका मतलब जो भी है गुणनफल इसका महत्तम होगा, उच्चिष्ट होगा मान। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है नंबर 2, वर्गों का योगफल। कहता है इनके वर्गों का योगफल। तो वर्गों के योगफल को हम सम मान लेते हैं, तो बोलेंगे नंबर 2 पे लिख लेते हैं माना वर्गों का योगफल। माना वर्गों का योगफल है ना बच्चों, योगफल क्या मान लें बच्चों, s है, योगफल को s मान लेते हैं, तो आता है s इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर। इक्वेशन इसको मानने की आवश्यकता वैसे नहीं है। अब सीधे आपको बस अब इस s को उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए ज्ञात करना है बच्चों। तो आप इस s को x के रूप में बना लो, सीधे पहुंच जाओ कहां बच्चों, समीकरण 1 के पास। 1 2 जो भी रहा हो, जो था x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो यहां से y का मान x के रूप में निकाल लो, 20 माइनस x, तो s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y के स्थान पे 20 माइनस x का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। अब ये समीकरण बन जाएगा, तो s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400, है ना, और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब माइनस 2ab मतलब 40x। यहाँ बताना सेंस हमको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से। तो बच्चों s इज इक्वल टू बन गया 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। ये मिल गया बच्चों वर्गों के योगफल के लिए एक फार्मूला। अब आप क्या करोगे, इसको उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए निकालना है, निम्निष्ट के लिए निकालना है, दिया गया है योगफल न्यूनतम हो, वर्गों का योगफल न्यूनतम हो। अब मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूं बच्चों, बहुत समय मैंने ले लिया इस वीडियो में। तो आप एक बार अपकलन करोगे बच्चों, तो ds अपॉन क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा, सॉरी ds अपॉन क्या मिल जाएगा, dx मिल जाएगा। इसका अपकलन 4x होगा, इसका अपकलन 40 होगा। सही बात है। अब आप क्या करोगे बच्चे लोग, इसको 0 मानोगे, ये ना करते हो, ds अपॉन dx इक्वल टू 0 मानोगे, तो 4x माइनस 40 बराबर 0 होगा। तो बच्चों 4x बराबर 40 होगा, तो x बराबर बच्चों अगेन क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। यहां भी x बराबर 10 ही मिल गया। ठीक है। अब आप द्वितीय अवकलज चेक कर लो, द्वितीय अवकलज करोगे बच्चों तो d2s अपॉन dx स्क्वायर बराबर केवल क्या बचेगा, +4 बचेगा इस बार बच्चों, ये 0 हो जाएगा। द्वितीय अवकलज पॉजिटिव है, अगर द्वितीय अवकलज पॉजिटिव है मतलब क्या होगा, निम्निष्ट ना होगा। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, यदि उनके वर्गों का योगफल न्यूनतम हो। तो बच्चों वर्गों के योगफल का द्वितीय अवकलज धनात्मक है, मतलब वर्गों का योगफल निम्निष्ट होगा, न्यूनतम होगा। बस हो गया। अब इस x पे आप y का मान निकाल लो, तो यहां भी x बराबर 10 और y बराबर 10 आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चन ना बने वो क्वेश्चन कमेंट करके मुझे पर्सनल व्हाट्सअप करके बताओगे, तब मुझे समझ में आया कि आप सब पढ़ाई कर रहे हो। नहीं समझ में आएगा तो कैसे बता पाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।